हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर एसआरबी क्लासेस। दोस्तों, आज मैंने क्लास 6 का साइंस स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी साइंस। इससे पहले मैंने दोस्तों नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ लिया है, बट मैंने सोचा थोड़ा साइंस पढ़ लें, क्योंकि 6 क्लास से हमने एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट किया है। तो इसी क्रम में हम एनसीईआरटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स, ठीक है ना? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है आगे, ठीक है? तो और ये पूरे 6 का पहले एनसीईआरटी साइंस खत्म करेंगे, फिर 7th का, फिर 8th का, 9th का, 10th का, ऐसे ही हम पूरे साइंस का कवर हम कर लेंगे, ठीक है? तो आज हम इसी क्रम में सबसे पहले 6th का साइंस कवर करने जा रहे हैं, जिसका वर्क चैप्टर का नाम है सजीव जगत में विविधता। हम विविधताओं के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे सजीव जगत में बहुत सारी विविधताएँ हैं। विविधताएँ के बहुत सारे आधार होते हैं, उन आधार पे जीव-जंतु में और पेड़-पौधे में भी विविधता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, जानते हैं कि सजीव होता क्या है? दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि जनरली लोग कहते हैं सजीव किसको कहते हैं? तो सजीव उसको बोलते हैं जिसमें वृद्धि करता हो, जो गति करता हो, जो खाना खाता हो, इन सबको हम बोलते हैं सजीव, ठीक है? इसी चीज़ को सब यही सजीव है, थोड़ा-सा स्टैंडर्ड रूप में इसको बोल देते हैं लोग कि जिसमें पोषण की प्रक्रिया करता हो, जो शोषण की प्रक्रिया करता हो, जो परिवहन की प्रक्रिया जिसमें होता हो और उत्सर्जन करता हो। ये सारे जो चीज़ होते हैं, ये सारे जो प्रक्रिया होते हैं, जैव प्रक्रम भी कहलाते हैं। ये सारे जो प्रक्रम होते हैं, जो बॉडी जिसमें होता है वही सजीव कहलाता है। तो सजीव का हम लोग ये देखते हैं, ठीक है दोस्तों? तो देखते हैं सजीव। सजीव में हमने अभी बोले हैं कि जिसमें पोषण, न्यूट्रिशन इंग्लिश में बोलते हैं, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये 4 जैव प्रक्रम आवश्यक जैव प्रक्रम है, ठीक है ना? ये 4 के 4 जो होते हैं, जिसमें होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों? सजीव कहलाते हैं। सजीव हमारे इस जगत में 2 चीज़ में सजीव को हम लेके चलते हैं। पहला एक है पेड़-पौधा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं और इसको पादप भी बोलते हैं, पादप जगत, ठीक है? और एक है यहाँ पे हम लोग देखते हैं जंतु, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है? अब हम यहाँ पे चैप्टर में मेरा है जो विविधता के बारे में पढ़ना है। इन दोनों में विविधताएँ के बारे में पढ़ना है अलग-अलग, ठीक है ना? सबसे पहले हम देखते हैं विविधता के बारे में, पेड़-पौधा में विविधता के बारे में। दोस्तों, पेड़-पौधा में विविधता बहुत आधार पे हो सकता है, उनको हम अलग-अलग आधार पे कैटेगराइज़ करके देखते हैं। जैसे कि पौधे में विविधता किस-किस आधार पे होता है, जैसे कि देखिए दोस्तों, तना के आधार पे होते हैं, उनके आकार के आधार पे होते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग देखते हैं इसको आकार एवं तना के आधार पे, आकार एवं तना के आधार पे देखते हैं, जड़ के आधार पे देखते हैं, पत्ते के आधार पे देखते हैं, बीज के आधार पे देखते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से हम लोग जंतु में भी देखते हैं कि जंतु में भी होते हैं, जैसे कि वो उनके आवास के आधार पे होते हैं, भोजन के आधार पे होते हैं, गति करने के आधार पे होते हैं, गति करने के आधार पे होते हैं। तो ये सब हम जंतु में इस प्रकार से विविधता देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पेड़-पौधा में ही चलते हैं कि एक-एक करके हम आकार एवं तना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? जैसे पहले पेड़-पौधा के बारे में, प्लांट्स यानी पादप में जो विविधताएँ होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है आकार एवं तना। तो दोस्तों, आकार एवं तना के आधार पर भी हम पेड़-पौधे को कैटेगराइज़ करके देखते हैं। जैसे कि आकार एवं तना के आधार पे हम 3 प्रकार जानते हैं। 3 प्रकार, एक पहला होता है शाख, दूसरा होता है झाड़ी, तीसरा होता है वृक्ष, ठीक है? तो शाख के पहले बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो हम लोग तना एवं आकार के आधार पे देखते हैं। तना एवं आकार के आधार पे देखते हैं, ठीक है ना? इसके आधार पे 3 वर्ग में बाँटते हैं। पहला है जिसको बोलते हैं हम लोग शाख, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है वृक्ष, ठीक है? 3 हो गया। अब हम लोग जानते हैं, फिर सबसे पहले इसमें देखते हैं शाख कहते हैं किसको, ठीक है? शाख, देखो दोस्त, शाख में क्या होता है ना, इसके तना बहुत कोमल होते हैं और ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसके तना हरे होते हैं, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं शाख, ठीक है ना? इसके जो तना होते हैं, कैसे होते हैं? कोमल होते हैं
और आकार इसके बहुत छोटे होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे इनका आकार होता है, ठीक है? और ये हरा रंग का इसका तना होता है, तना किस रंग का इसका होता है? जनरली हरा रंग का होता है, हरा तना होता है, ठीक है ना? ये सब आ जाते हैं साग में, जैसे कि हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पे साग में, जैसे हम टमाटर का पौधा को देख लेते हैं, टमाटर का पौधा, धनिया का पौधा, धनिया हो गया, पालक हो गया, ये सब किसमें आते हैं? साग में आते हैं, किसमें आते हैं? साग में आते हैं। दूसरा दोस्त हम देखते हैं यहाँ पे झाड़ी, किसके बारे में देखते हैं? झाड़ी के बारे में, ठीक है ना? झाड़ी, झाड़ी में क्या होता है? इसमें जो तना होता है ना, इसके तना कठोर होते हैं, इसके तना कठोर होते हैं, बट पतले होते हैं, कठोर होते हैं बट क्या होते हैं? पतले होते हैं। और हाँ, इस साग में ना ये ज़मीन से बहुत नज़दीक होते हैं, ज़मीन से काफ़ी ज़मीन के पास होते हैं साग वाले। इसमें थोड़ा-सा ये ऊपर होते हैं, ज़मीन से थोड़ा ऊपर होते हैं, ज़मीन से थोड़ा ऊपर। इनके जो टहनियाँ होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है ना? इसके तना कमज़ोर कठोर होते हैं और पतले होते हैं। इसके तना कठोर होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है ना इसके? किसके तना? झाड़ी के तना कठोर और पतले होते हैं, ज़मीन से थोड़ा ऊपर होते हैं, ठीक है ना? देखिए, ये कठोर जो होता है ना, कोई-कोई झाड़ी में कठोर होता है, किसी-किसी चीज़ में किसी-किसी झाड़ी में कठोर नहीं होता है। तो इस कठोर होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन हाँ, वो ऐसा कठोर नहीं होता जिसमें इसमें कास्ट वाला नहीं पाया जाएगा, इसमें कास्ट नहीं होगा, ठीक है ना? इसमें लकड़ी कास्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना? कठोर कठोर बोल सकते हैं इसको ज़्यादा कठोर होता नहीं है और ये कास्ट इसमें होते हैं। इसको हम किस कैटेगरी में और ये ज़मीन से थोड़ा-सा ऊपर होते हैं और इसके जो भी है झाड़ी इसको बोलते हैं। झाड़ी में जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हम देख लेते हैं, गुड़हल का फूल का पेड़ आप लोग देखे होइएगा, जिसको अड़हुल बोल देते हैं, गुड़हुल का पेड़, ठीक है ना? गुड़हल का पेड़ हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, ठीक है ना? पेड़ नहीं दोस्तों, पौधा लिख दो। पौधा, गुलाब का पौधा हो गया, ठीक है? उसके बाद दोस्तों झाड़ी के बाद हम लोग आते हैं तीसरा नंबर पे वृक्ष पे। किस पे आते हैं? वृक्ष पे। वृक्ष में क्या होता है ना, इसके तना काफ़ी मज़बूत होते हैं। क्या होते हैं? तना काफ़ी मज़बूत होते हैं और कठोर काफ़ी कठोर होते हैं, कठोर ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ऊँचाई पे भी होते हैं। काफ़ी ऊँचाई पर होते हैं और इनके जो तना होते हैं ना, इनके जो तना होते हैं काष्ठीय होते हैं तना, काष्ठीय होते हैं और भूरे कलर के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। इसको हम बोलते हैं वृक्ष बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये वृक्ष में ये सारी चीज़ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं, आम का पेड़ देख लेते हैं, बरगद का पेड़ देख लेते हैं, आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं, वृक्ष में देखते हैं। किसमें देखते हैं दोस्त? वृक्ष में देखते हैं, ठीक है ना? तो ये तना एवं आकार के आधार पे हमने 3 देखा है, एक साग देखा, एक झाड़ी देखा, एक वृक्ष देखा, ठीक है ना? तो ये चीज़ हम लोग देख लिए कि इसमें तना और आकार के आधार पर हम इसको कैटेगराइज़ कर रखे हैं, ठीक है? तना एवं आकार के बाद दोस्तों हम देखते हैं दूसरा नंबर पे कि इसके हम जड़ के आधार पे देखते हैं। किसके आधार पे देखते हैं? जड़ के आधार पे देखते हैं, ठीक है दोस्तों? थोड़ा-सा इसको मिटा लें। जड़ के आधार पे देखते हैं। जड़ के आधार पे दूसरा नंबर पे आते हैं। जड़ के आधार पे देखते हैं। जड़ के आधार पे 2 होते हैं, एक होते हैं मूसला जड़ और एक होते हैं झकड़े जड़, जिसको हम रेशेदार जड़ भी बोलते हैं। कौन-सा जड़ बोलते हैं? रेशेदार जड़ भी बोलते हैं, ठीक है? अब ये मूसला जड़ होता है, तो मूसला जड़ और झकड़ेदार। मूसला जड़ क्या होता है? इसमें एक मेन रूट होता है, क्या होता है? एक मेन जड़ होता है, ठीक है ना? जैसे कि आप ऐसा देखिएगा, जैसे ये ज़मीन हो गया, ये ज़मीन के नीचे ऐसे करके जड़ आएँगे, एक वर्ग ऐसे जड़ होते हैं, ऐसे नीचे की ओर आते हैं और ऊपर में रहते हैं ऐसे, ठीक है ना? ये सपोर्टेड और इसमें ये जड़ ये ऊपर पेड़-पौधे हो गए, ये धरती है, तना है। तना इसमें जो होते हैं ना, जड़ जो होते हैं तना पृथ्वी के काफ़ी तना के आधार होते हैं। क्या होते हैं? तना के यहाँ पे ऐसे करके निकले हुए रहते हैं, ठीक है ना? ये होते हैं मूसला जड़, ठीक है ना? जैसे मूली, मूली में कौन-सा जड़ पाया जाता है? तो यही जड़ पाया जाता है, ठीक है? मूसला जड़ में क्या होता है? एक मेन उसमें जड़ होता है और उसके
चारों रेशेदार जड़ निकले होते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं पार्श्व जड़ें निकलते हैं एक मेन एक मुख्य जड़ें होती हैं, मुख्य जड़ होती हैं और इस जड़ से पार्श्व जड़ें, लैटरल रूट्स निकले होते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ किसमें पाया जाता है? मूसला जैसे मूली में पाया जाएगा, ये मूली में पाया जाता है, मूसला जड़, ठीक है? ये जड़ ही होता है, ठीक है? ये हो गया आपको या फिर आप एक चीज़ देखते होइएगा सरसों का पेड़ देखते होइएगा या फिर बहुत सारे दलहन का भी पेड़ होता है, दलहन का पौधा, उसमें भी ये जड़ पाया जाता है। दूसरा है आपका झकड़े जड़। झकड़े जड़ किसमें पाए जाते हैं? इसमें क्या होता है ना कि आपको एक जैसे ये हो गया धरती और यहाँ से बहुत सारे जड़ ऐसे यही साइड निकला रहता है, इसी जगह ऐसे करके निकला हुआ रहता है और ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते हैं, ठीक है ना? और ऊपर में पेड़ रहते हैं अपना, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग झकड़े जड़ या रेशेदार जड़। ये जो होते हैं दोस्तों, ये झकड़े जड़ इसमें जो होते हैं गुच्छा के रूप में होते हैं, यानी ये आकार में समान होते हैं। क्या होते हैं? आकार में समान होते हैं, पतले होते हैं, गुच्छे में होते हैं, गुच्छे में होते हैं और ज़मीन के अधिक अंदर तक नहीं जाते, ज़मीन के ऊपरी भाग तक अधिक अंदर नहीं जाते हैं, अधिक अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग झकड़े जड़ और इसमें आ जाता है जैसे आप देखिएगा गेहूँ, धान, मक्का, घास, इन सब के जो जड़ें होते हैं, वो झकड़े जड़ होते हैं। कौन से जड़ होते हैं? झकड़े जड़ होते हैं। तो हम पेड़-पौधे को 2 आधार पे कैटेगराइज़ कर सकते हैं। जैसे कि जड़ में 2 आधार पे कैटेगराइज़ कर सकते हैं, एक मूसला जड़ होता है, एक झकड़े जड़ होता है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया मूसला जड़ और झकड़े जड़, जड़ के आधार पे, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग दोस्त देखते हैं, जड़ के बाद तीसरा नंबर पे पत्ते के आधार पे देखते हैं, ठीक है ना? किसके आधार पे देखेंगे अभी? पत्ते के आधार पे देखेंगे, ठीक है? देखते हैं पत्ते के आधार पे फिर तीसरा नंबर पे पत्ते के आधार पे देख लेते हैं, पत्ते के आधार पे, ठीक है? पत्ते के आधार पे कैसा होते हैं? दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है। पत्ते के आधार पे देखते हैं, जैसे पत्ता में एक चीज़ होता है, सीरा होता है, ठीक है ना? सीरा क्या होता है? जैसे कि पत्ते आप देखते होइए कोई पत्ते, उस पत्ते में ना बहुत सारी पतली-पतली रेखाएँ होती है। आप पत्ते कभी तोड़ के देखिएगा, उसमें बहुत सारी देखिएगा ऐसे पत्ते में बहुत सारी रेखाएँ होती है, उसको सीरा बोलते हैं और उसी पैटर्न को हम सीरा विन्यास बोलते हैं, ठीक है ना? तो पत्ते में 2 प्रकार से इसका बनाया गया है, एक होता है जालिका रूपी विन्यास और एक होता है समांतर शिरा विन्यास। क्या होता है? समांतर शिरा विन्यास होता है, ठीक है? अब जालिका रूपी शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास में देखते हैं, ठीक है ना? कैसे होता है? जालिका रूपी विन्यास में क्या होता है कि इसमें जो होते हैं मतलब एक इसमें मुख्य होंगे, क्या होंगे? जैसे एग्ज़ाम्पल में हम बना के बताते हैं पहले आपको देखिए। ऐसा होता है, ये हो गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, यहाँ गया और इससे भी आपको एक ऐसे करके निकला हुआ रहता है। तो इसको हम बोलते हैं कौन-सा? इसको बोलते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास, ठीक है? और इस जालिका रूपी शिरा विन्यास में क्या होता है कि इसमें एक मुख्य क्या होते हैं, एक मुख्य शिरा होते हैं। इसमें क्या होता है, एक मुख्य शिरा होते हैं, मुख्य शिरा होते हैं और ये मुख्य शिरा से बहुत सारे शिरे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना? इस शिरा शिरा एक जाल की तरह पैटर्न बनाते हैं। जाल की तरह क्या बनाते हैं? एक पैटर्न बनाते हैं। इसका पैटर्न कैसा जाल की तरह होता है, पैटर्न बनाते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं जालिका रूपी विन्यास जालिका रूपी जालिका रूपी शिरा विन्यास बोलते हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल में आपका आ जाएगा, जैसे इसका एग्ज़ाम्पल में आ जाएगा दलहन, तिलहन का पेड़-पौधा आ जाएगा। ये सब आपको इसमें आ जाएगा, ठीक है ना? जालिका रूपी शिरा समांतर शिरा विन्यास में क्या होता है? ये जिसमें हम देखते हैं ना कि इसमें एक तो शिरा होते हैं और बाकी जो भी शिरा होते हैं ना, वो समांतर में होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है? जैसे केला के पत्ता का देखिए, इसमें क्या होते हैं एक एक मुख्य शिरा विन्यास होता है, मुख्य शिरा विन्यास
और बाकी जो इसका होता है, मुख्य सिरा होता है और उनसे जो जुड़े होते हैं, वो सब के सब इस मुख्य सिरा से अन्य सिरा अन्य सिरा समांतर रूप में जुड़े होते हैं। समांतर रूप में पैटर्न बनाते हैं। समांतर रूप में पैटर्न बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास में हम जैसे एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, केला का पत्ता देख सकते हैं हम लोग, मक्का का पौधा पत्ता देख सकते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं मक्का के पत्ता के बाद गेहूँ का पत्ता देख सकते हैं। मतलब इस प्रकार जो भी घास हो गया, ये सब चीज़ हो गया, ये सब समांतर शिरा विन्यास में आ जाएगा। तो दोस्तों हमने पत्ता के आधार पे देख लिया, जड़ के आधार पे देख लिया, तना के आधार पे देख लिया, अब एक हमारे पास बच गया है बीज के आधार पे। तो हम बीज के आधार पे देख लीजिए इसको, ठीक है? बीज के आधार पर भी हम लोग देख ही लेते हैं। बीज, बीज में क्या होता है ना, एक होता है एकबीजी और एक होता है द्विबीजी पत्री। एक होता है एकबीजी पत्री, एक होता है द्विबीजी पत्री, ठीक है ना? बीज के आधार पे एक होता है एकबीजी पत्री और एक होता है द्विबीजी पत्री, ठीक है? एकबीजी पत्री और एक होता है द्विबीजी पत्री। एकबीजी पत्री और एक होता है द्विबीजी पत्री। एकबीजी पत्री में क्या होता है कि इसमें इसको ये मोनोकॉट इसको बोलते हैं, इसको डाइकॉट बोलते हैं द्विबीज पत्री को, ठीक है ना? इसमें एकबीजपत्री में आप देखिएगा कि इसमें जो बीज होता है ना, वो एक ही होता है। कितना होता है? एक ही होता है। इसमें बीज एक ही होता है, मतलब बीज का एक ही भाग होता है, का एक ही भाग होता है। उसको हम लोग एकबीजपत्री बोलते हैं। जैसे में आप देखिएगा, मक्का का बीज देखिए, गेहूँ का बीज देखिए, ये सब एकबीजपत्री है। गेहूँ का बीज देख लीजिए। द्विबीजपत्री में आप देखिएगा, इसमें जो बीज होते हैं ना, बीज आवरण के अंदर जो बीज जिस चीज़ से ढका होता है के अंदर बीज 2 भाग में बाँटे अंदर बीज 2 भागों में बाँटे होते हैं, 2 भागों में बँटे होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री, ठीक है ना? जैसे इसमें आप जितना भी दलहन सामान्यतः जो भी दलहन आप देखते होते होइएगा, जैसे में दलहन, जैसे चना देख लीजिए, दलहन में चना देख लीजिए, उसमें भी 2 भाग आपको मिल जाएगा। मूँग हो गया, मसूर हो गया, ये सब में 2 बीज होते हैं। कितने होते हैं? 2 मसूर नहीं हाँ, ये सब जो होते हैं जितने दलहन आते हैं ना, वो सब में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए इसमें द्विबीजपत्री में, ठीक है ना? ये बीज हो गया। अब दोस्तों ये जितना पढ़े उसका एक सार है, एक निचोड़ है, ठीक है ना? जो मेन वही है, ये सब है हम लोग तो समझ लिए, जो ये भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। एक सार है, ये है कि जैसे हम एकबीजपत्री देखते हैं, ठीक है ना? एकबीजपत्री देखते थे। एकबीजपत्री हम देखेंगे उसमें क्या होता है, एकबीजपत्री में आता कौन है? जैसे गेहूँ आता है, मक्का आता है। तो जैसे भी हमको जैसे एकबीजपत्री होगा तो उसका हमको पूछेगा कि पत्ता कैसा होता है? तो कुछ नहीं, जैसे एकबीजपत्री आएगा तो हम एक ही बार ध्यान में करेंगे भैया एकबीजपत्री है अच्छा, तो इसमें आ जाएगा हम समांतर शिरा विन्यास वाला आ जाएगा। कौन-सा आ जाएगा? समांतर शिरा विन्यास वाला आ जाएगा। कौन-सा आ जाएगा? समांतर शिरा विन्यास वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है? किसमें? एकबीजपत्री में कौन आ जाएगा? समांतर शिरा विन्यास वाला आ जाएगा। और इसमें जो आपको जड़ होंगे, वो कौन-सा जड़ आ जाएँगे? झकड़ा जड़ आ जाएँगे। कौन-सा आ जाएँगे? झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ आ जाएँगे, ठीक है ना? रेशेदार जड़। जैसे एग्ज़ाम्पल में मान लेते हैं गेहूँ ले लेते हैं, एकबीजपत्री है। इसका पत्ता समांतर शिरा होता है, इसका जड़ कैसा होता है? झकड़ा जड़ होता है। उसी प्रकार से एक द्विबीजपत्री हो गया, क्या हो गया? द्विबीजपत्री। इसमें जो होते हैं इसका पत्ती का शिरा विन्यास जो होते हैं, ये होते हैं जालिका रूपी। कैसा होते हैं? जालिका रूपी शिरा विन्यास होते हैं। और इसके जो जड़ होते हैं मूसला जड़ होते हैं। कैसा जड़ होते हैं? मूसला जड़ होते हैं, राइट? टैप रूट। मूसला जड़ होते हैं। कैसा होता है? मूसला जड़ होते हैं, ठीक है? अब इसमें द्विबीजपत्री में जैसे कोई भी हम दलहन ले लेते हैं, चना ले लेते हैं। चना, इसका पत्ता देख लीजिए आप जाके, जालिका रूपी होता है। जड़ कैसा होता है? दलहन का जड़ मूसला जड़ ही होता है, ठीक है ना? तो ये मेन है, जो ये मेन आपको पूरे ये पेड़-पौधे के जो विविधता है, उसमें जो हम 4 आधार पे देखे हैं,
पै आधार में जड़ के आधार पे देखें, तना आकार के आधार पे देखें, बीज के आधार पे देखें, पत्ती में समांतर शिराविन्यास, जलिका रूपी शिराविन्यास इसके आधार पे देखें दोस्तों। तो सजीव जगत में विविधता हमने देख लिया। अब इसके बाद है दोस्तों जंतु में विविधता, जो कि जंतु की विविधता हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक बीजपत्री में समांतर शिराविन्यास होता है, उसमें जड़ें झकड़ा जड़ होते हैं। द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट में जालिका रूपी विन्यास शिराविन्यास होता है, उसमें टैपरूट मूसला जड़ होता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 के अनुसार हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा भी है बातें बताने को लेकर, ठीक है? लेकिन जो हमारे क्लास 6 में जितना है, एक-एक करके हम हर क्लास में जैसे-जैसे हाई लेवल बढ़ेंगे, वैसे-वैसे और आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।